नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमानों को लेकर हाजिर हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी साहब, बहुत स्वागत आपका। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और समीर चौहान साहब हमारे साथ हैं, मोस्ट वेलकम सर आपका। आपके प्रोग्राम में देखिए, आज चर्चा तो होगी कल के चुनाव नतीजों की, और नतीजे ऐसे हैं जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को कहा कि इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, और गूंज सुनाई दे रही है दूर दूर तक। महाराष्ट्र तक से आवाज आ रही है, उत्तर प्रदेश से आवाज आ रही है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस वक्त का अपडेट में दे दूं। आज की ताजा खबर यह है कि हरियाणा में जीते कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने जाकर के दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उनको धन्यवाद दिया। वो कल ही कह चुके हैं इस जीत का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी का है। अब वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तो पहले से तय था। कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि बाकी राज्यों में जो उसने जीते किया है, नायब सिंह सैनी साहब के साथ दो उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि इनमें से कोई एक दलित समाज का हो और एक जाट समाज का भी हो, क्योंकि बीजेपी ये मैसेज बिल्कुल नहीं देना चाहती कि उसकी ये जीत केवल गैर जाट वर्गों की जीत है। वो ये संदेश देना चाहेगी कि पूरे हरियाणा में और हर समाज के लोगों ने उसको वोट दिया, तो इसीलिए जाट समाज को भी साथ लेकर चलना चाहेगी। और दलित समाज, दलित वोट उसके पास वापस लौटा है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, तो पूरी तरीके से उसको मना करके रखना चाहेगी, साथ लेकर के चलना चाहेगी। यह अभी तक का अपडेट मैंने आपको दिया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन भी आपको बता देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से ईवीएम कर रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कहा गया कि बहुत सारी जगहों पर ईवीएम में 99% बैटरी कैसे दिखाई जा रही थी, कई जगह पर वोटिंग स्लो कर दी गई थी, इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर डेटा बड़ी देर से अपलोड किया। तो वो जो होता है ना कि हारा हुआ बच्चा जो कि बैट लेकर भाग जाता है, बार बार हम लोग इसकी मिसाल देते हैं, वैसा ही कुछ फिर लग रहा है कि फिर से ईवीएम पर दोष दे दो कि हम इन नतीजों को स्वीकार ही नहीं करते। हुड्डा स्वीकार कर रहे हैं, शैलजा कह रही है नतीजे क्यों आए हैं, ऐसे इस पर आत्ममंथन होना चाहिए। सुरजेवाला भी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप, आला कमान क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है नतीजों को इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को वाकई विचार करना चाहिए कि यह स्टैंड उसका ठीक है कि नहीं है। आइए अब बात करते हैं, जरा पहले हरियाणा चुनाव की हम लोग बात कर लें। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर तरह सब लोग अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं। मोटे तौर पर जो बात सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अति आत्मविश्वास में थी, ओवर कॉन्फिडेंस में थी। पूरा कैंपेन हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने लीड किया। तो यह मैसेज गया कि जो अगर सरकार बनती भी है तो इसमें सिर्फ हुड्डा की चलेगी या केवल जाटों की चलेगी, एक जाट फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। और कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं भांप पाई कि इसका दूसरे वर्गों के अंदर क्या मैसेज जा रहा होगा। उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके पास 10 साल जो हुड्डा सरकार चली उसके अपने कुछ खट्टे अनुभव भी हैं, तो वो सारे अनुभव उसके याददाश्त में वापस लौट आए होंगे शायद, जिसको बीजेपी ने भी भुनाया। खर्ची पर्ची की सरकार चलेगी, दलालों की सरकार चलेगी, वो बातें अगर उसमें कोई सच्चाई थी तो हरियाणा के वोटर को वो सारी बातें याद आ गईं। दूसरी, कांग्रेस पार्टी ने रही सही कसर तब पूरी कर दी जब उसने अपनी बड़ी दलित नेता को पीछे छोड़ दिया। कुमारी शैलजा खुलकर इंटरव्यूज में कहती रही कि मेरी अनदेखी हो रही है। यह बात शायद उस दलित वोटर को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो अभी 3 महीना पहले उसके साथ लोकसभा चुनाव में आया था। उसको भी यह लगा कि इस नेता के साथ शायद वाकई में ज्यादती हो रही है, और उस मैसेज को दूर करने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। तीसरी बात, बीजेपी का कैंपेन इस बार कहना चाहिए अहंकार से भरा बिल्कुल भी नहीं था। लोकसभा चुनाव के दौरान अक्सर ये बातें कही गई 400 पार 400 पार, इससे शायद अहंकार की बू आती थी, लेकिन इस बार हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक साइलेंट कैंपेन चलाया, और सबसे बड़ी बात, उसे इस बार खुलकर आरएसएस का साथ मिला। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने आरएसएस के बारे में बहुत कुछ लिखा है कल के बाद से, कैसे आरएसएस ने छोटी बड़ी कई हजार सभाएं की, डोर टू डोर कैंपेन किए, पर्चे छपवाए, पर्चे बांटे कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, क्या आप राष्ट्रवादी सरकार चाहते हैं। उसमें कहीं यह नहीं था कि आप किसको वोट करें, आप बीजेपी को वोट करें, लेकिन जो संदेश था उन पर्चों के ऊपर वो पूरी तरीके से स्पष्ट था कि क्यों देश हरियाणा के अंदर एक राष्ट्रवादी बीजेपी की सरकार होना जरूरी है। तो उस मैसेज ने भी काम किया, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आरएसएस का जो वर्कर है, आरएसएस का जो नेता था, वो साथ साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर के चला। उसका असर भी इन नतीजों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात,
जो मैंने आपसे कहा, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस पार्टी? आम आदमी पार्टी आज उसको उलाहने दे रही है। अभय चौटाला, आईएनएलडी, तमाम लोग वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि हमें साथ लेकर के चलिए, तो ये परिणाम शायद अलग होते हैं। आईएनएलडी को 4% से ऊपर वोट मिला है, 2.25% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। अगर इन सभी दलों को साथ लेकर चला जाता, जैसे कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी जीत जम्मू कश्मीर में हुई है, तो हरियाणा में शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस था और पूरी तरीके से जैसे चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आउटसोर्स कर दिया गया कि जो वो कहें वही सही, टिकट भी वही बांटेंगे, स्ट्रैटेजी वही बनाएंगे, कैंपेन वही डिसाइड करेंगे, राहुल गांधी कहां जाएंगे, सभाएं कहां करेंगे, वो भी उनकी टीम तय करेगी। इस सबको ये सारी बातें जो है जुड़ करके आपको इन नतीजों के अंदर उसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले आइए बात कर लेते हैं, ये बातें तो हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता क्या कह रहे हैं। मैं आपको उनकी पार्टी के 3 सबसे सीनियर लीडर जो हरियाणा में थे, उन्होंने चुनाव के बाद जो बात कही वो सुनवाता हूं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हार क्यों हुई है, जिन लोगों ने अपना योगदान नहीं दिया अब वो जवाब दें। वो कुमारी शैलजा से पूछ रहे हैं। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि जो रणनीतिकार थे इस पूरे चुनाव के, उनको जवाब देना चाहिए। टिकट उन्होंने बांटे, कैंपेन उन्होंने डिसाइड किया, मुझे कैंपेन में आने नहीं दिया गया, जिम्मेदारी उनकी है। सुरजेवाला कह रहे हैं मेरे पास तो साहब 3 टिकट थे, 3 सीटें चुनाव की थी, लड़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने तीनों जिता दी, 1 सीट और देते मैं 4 जिता देता। सुनिए तीनों की बात। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब नहीं? कुमारी शैलजा ने कहा है कि जो जिम्मेवार लोग हैं हार के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। कौन लोग? पार्टी जांच करेगी। आपको लगता है कोई है हार के जिम्मेवार? मेरे को क्या पता, कोई अगर किसी को होगा शिकायत तो पार्टी में जाएगी, कमेटी बनेगी पार्टी की, पूरी होता है। इसमें तो एक प्रथा है। पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं, जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। ये कैथल की जनता की जीत है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व, खड़गे जी के मार्गदर्शन की जीत है। पूरा कैथल जिला प्रदेश के ट्रेंड के विपरीत कांग्रेस में हो गया है। 4थी सीट भी पुंडरी, अगर उसी उम्मीदवार को देते जिसे हम कह रहे थे, तो वो भी हम 4 सीट जीतते, और 3 सीट कांग्रेस ने जीती है कैथल जिले में। ये सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कैथल कांग्रेस में हो गया प्रदेश के ट्रेंड के विपरीत, यानी पूरे प्रदेश में ट्रेंड जो था वो भाजपा में था, केवल उनके जिले के अंदर कांग्रेस को जीत हासिल हो पाई है। शैलजा जी को आपने सुन लिया, क्यों नहीं था तालमेल। हुड्डा साहब पूछ रहे हैं आप बताओ क्यों नहीं था तालमेल। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वही किया जो उसने मध्य प्रदेश में किया था या उसने राजस्थान में किया था। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख करके कमलनाथ जी की याद आ रही है। कमलनाथ पार्ट 2 है। एमपी में भी सब कुछ कमलनाथ जी के भरोसे छोड़ दिया, सब कुछ उन्होंने किया था, हाथ पीछे खींच लिए थे पूरी तरीके से आला कमान ने। वो यहां पर हुआ और वही नतीजा रहा। हम लोग कोई मजबूरी है सौरभ जी? नहीं है ना। अरे भाई सीधे सीधे कहिए ना, एक अनिच्छुक गैर जिम्मेदार पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है जिसको कांग्रेस ने राहुल गांधी के तौर पर सबसे बड़ा नेता बना रखा है। असली बात आप लोग नहीं कह रहे हैं, असल बात नहीं कहते हैं आप। हमें कौन सा चिंता है, हमको किसका सोचना है कि हमको कौन सा पार्टी टिकट लेना है। दूसरा, जब हम कह रहे हैं तो अभी रणदीप सुरजेवाला जी जैसे बोल रहे हैं, हुड्डा जी जैसे बोल रहे हैं, शैले, इसका मतलब यह हुआ कि जो जयराम रमेश ने नए तरह का ड्रामा क्रिएट किया था कि इतने % बैटरी, अच्छा सबको बैटरी चार्ज है कि नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है, किसी को कम सुनाई देगा, किसी को ज्यादा सुनाई देगा। वो कह रहे इतनी बैटरी पे इतना % वोट हो जाता है, इतनी बैटरी पे इतना हो जाता है। मतलब नए नए तरह के बहाने, और ये बहाने शायद ही, मतलब इसको कहते हैं कि इजाद करना आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह आप सर गाड़ लीजिए बालू के अंदर, दुनिया ना दिखे।
बिल्ली की तरह आंख बंद कर लीजिए। लेकिन जो जो हो रहा था वो सबको दिखा, गुंडागर्दी दिखी, लठैती दिखी, एक तय तरह का वातावरण तैयार करके दिखा। भाजपा के प्रत्याशियों को लाठी लेके आपने रोक दिया खुलेआम। मैं फिर से कह रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर ने जो सरकार चलाई है, शानदार सरकार चलाई है। खर्ची पर्ची की बिना जो सरकार कही जाती है वो हम लोगों को नहीं समझ में आता, हरियाणा के लोगों को समझ में आता है। जहां जब तक कांग्रेस के या दूसरे पार्टी के चौटाला परिवार के नेताओं की चिट्ठी ना हो तो छोटी सी भी चीज नहीं मिलती थी। 5 लोग थे। उदय भान ये स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे होडल से, लखन सिंगला फरीदाबाद, कुलदीप शर्मा गन्नौर, शमशेर गोगी असंध और नीरज शर्मा एनआईटी फरीदाबाद। ये कौन थे? सब ठेका ले रहे थे 50 वोट 100 वोट पर। हुड्डा जिसे हम कर देंगे, हमारी विधानसभा वालों को नौकरी मिलेगी। खुलेआम नौकरी बांटने का खेल ये बता रहे थे, 5 हार गए। बेईमानी को, रिश्वतखोरी को, भ्रष्टाचार को वो हिस्सा बनाना चाह रहे थे मुख्य धारा का। बड़ी मुश्किल से पिछले 10 साल में हरियाणा उससे निकला है जहां कुछ भी मिलना है एक ही हिस्से को, एक ही लोग को, और जाटों में भी उसी को तो मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जातिवादी या किसी एक वर्ग का होगा तो वो अपने आसपास तक को ही देगा ना। सबको तो सिर्फ पॉलिसी दे सकती है, नीति दे सकती है, नियत दे सकती है। हमको अगर देना, मान लीजिए मैं जातिवादी हो जाऊंगा, अच्छा चलो मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा, ब्राह्मण खोजे, उसमें भी 10, 20, 50 लोग मेरे आसपास आ जाएंगे, वही तो करेंगे ना। ठीक है। कांग्रेस को जो वो करना चाह रही थी जनता ने भांप लिया, वो करने नहीं दिया। वो जो क्या कहेंगे, धतकर्म कहेंगे, जो हरियाणा के साथ धतकर्म करना चाह रही थी वो नहीं करने दिया। जो बंधक बना के रखा था हरियाणा वालों को, उनकी छवि देश में खराब हो रही थी कि वो दिन रात सिर्फ रेल रोकते हैं, सड़क रोकते हैं, गड्ढा करते हैं, टोल वसूली करते हैं, कलेक्शन घर ले जाते हैं, यही सब करते हैं, लाठी लेके मारते हैं। ऐसा है क्या हरियाणा? ऐसा तो नहीं है। और वो जो छवि बिगाड़ी उस सब का परिणाम है। और दलित के किचन में खाना बना लेते हैं। राहुल जी दलित किचन लिख रहे हैं, दलित किचन, ये दोनों शब्द ध्यान में, दलित और किचन। अब पता नहीं कौन से दलित के घर में दलित किचन कहा जाता है, मैं नहीं जानता हूं। राहुल जी की पोस्ट में दलित का अपमान होगा तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दलित किचन में जाकर बढ़िया वीडियो, बढ़िया फोटो, 8, 10, 15 कैमरे से, और उसका सोचें कि दलित उनको वोट दे दे। नहीं दिया, इतनी सी बात है। क्यों नहीं दिया? दलित ने वोट क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए, लगातार जब दिख रहा है कि इस आदमी की कथनी और करनी में फर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेडल के तौर पर इसके सजा के घूमता है, लेकिन कोई हमारे समाज का सम्मान करना हो, कोई हमारे समाज को कुछ देना हो, और यहां नहीं, जहां जहां सरकार है वहीं दे देते। भाई चलो ठीक है, कर्नाटक में दे देते, तेलंगाना में दे देते, हिमाचल में दे देते, कहीं दिया क्या? ठीक है। तो और हरियाणा में लगातार शैलजा जी का अपमान किया। शैलजा जी देखिए, शैलजा जी जो बात कह रही हैं, उन्होंने कई इंटरव्यूज में बहुत कुछ खुल करके कहा है। उन्होंने कहा कि भाई आपने सब कुछ जो है एक रणनीतिकार के हाथ में दे दिया था, तो वही आप बताएं कि हार क्यों हो गई। उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि जाटों का भी वोट नहीं मिला आपको जैसे मिलना चाहिए था। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैसेज ये गया कि जो होगा वो सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा सेंट्रिक होगा, था भी, और आने के बाद भी वही कुछ चलता रहेगा, जाटों की चलेगी। क्या ओवरऑल ये मैसेज गया विजय जी? ये मैसेज तो पूरे चुनाव के दौरान चल ही रहा था। और जब ये तय हो रहा था कि भाई 70 सीटों पर टिकट हुड्डा साहब ने बांटे हैं, कैंपेन वो तय कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ वो तय कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उनकी बात माने नहीं जाते सर? अच्छा है, सॉरी। तो राहुल गांधी जी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो अब क्या बोलूँ मैं राहुल गांधी जी सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हमको समझौता करना चाहिए, हाँ, तो नहीं किया। मैं देख रहा हूँ 1.79% वोट मिला है उनको, और 5 सीटों पर उन्होंने नतीजे बदल दिए। जो बीजेपी की जो विनिंग मार्जिन है उससे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं 5 सीटों पर। और 1.79% का मतलब हो गया कि यदि वो वोट करीब करीब 2% वोट 39.09% में मिल जाता तो 41% वोट हो जाता। ठीक है, एक तो वो हुआ। तो ये हुड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस है। हुड्डा का ही ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना, या हुड्डा जी ने नहीं स्वीकार किया। ओवर कॉन्फिडेंस तो शब्द अपने आप में जो होगा वो होगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूसरा बड़ा मुद्दा था शैलजा जी का, जिस दलित कार्ड को लेकर राहुल जी पूरे 2024 के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाते हुए चलते रहे, उसकी चर्चा उन्होंने हरियाणा के चुनाव में नहीं की। और वो इसलिए भी नहीं की क्योंकि जैसे ही वो दलित की चर्चा करेंगे तो फिर शैलजा जी की बात होगी ना कि भाई आप उनको क्यों नहीं आगे कर रहे। तो वो दोनों को उन्होंने अवॉइड किया।
वो चाहते थे कि शैलजा जी और हुड्डा जी मिलकर काम करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। यहां भी वो हुड्डा को नाराज नहीं करना चाहते थे। यहाँ भी हुड्डा को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब वो नहीं सुन रहे थे उनकी बात, ऐसा लगता है हुड्डा साहब। तो शैलजा जी का जो दलित वोट जितना भी मिल सकता था, उसको मान लो 1% वोट में जोड़ लूँ, तो वो 1% वोट का नुकसान हुआ तो 42 से 43% हो जाता, 43% वोट हो जाता। ठीक है। एक और अभी आपने पार्टी के बड़े नेता थे, हैं अभी भी, सॉरी, रणदीप सुरजेवाला साहब, वो शायद अभी उनको मैंने सुना उनके बेटे जो हैं आदित्य जीत गए हैं, लेकिन उनके बयान से मुझे लगा कि वो कैथल को ही हरियाणा समझ रहे हैं। पूरे चुनाव में कैथल में हम एक और जिता देते। हाँ, नहीं, लेकिन आप लोग कैथल में बेचारे खुद जीत नहीं पाए। बेटा जीत गया तो बोले भी ना, जब नहीं, हारते बोले, तब तो आप लोग बार बार कहते थे कि हार गए। बेटा जीत गया, ज्यादा सुख की मैं तो बात सोच रहा हूँ सुरजेवाला साहब की अगर ताकत से, सोनिया जी नहीं खुश होती किसी भी तरह वायनाड ले जाके जिता दो, कहीं ये बेटे के ही चक्कर में सुरजेवाला साहब की ताकत से मुझे लग रहा है कि यदि वो हरियाणा में करते तो और जीत जाते ना, वो बात है। तो 43% वोट जो हो सकता था संभावित, मतलब एक मोटे तौर पे कह रहा हूँ, वो कम होता ज्यादा होता, 43 वर्सेस 39.9% बीजेपी। यही क्या था ना कमलनाथ जी ने, तो यही अखिलेश वखिलेश वो कब वही यहां पर हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो एक जीती हुई बाजी सब लोग मान रहे थे, वोटों के हिसाब से भी देख लें तो मतलब कोई ऐसी हार हुई हो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की, वो नहीं हुई। लेकिन वो तो बड़ी हार इसलिए क्योंकि उनके पास तो ये बाजी जीतने का मौका था। कई बार हम लोग क्या कहते, मतलब अक्सर ये होता है कि अब कांग्रेस हार गई और सब कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, तो हम सब कांग्रेस की कैंपेन की गलतियां ढूंढ रहे हैं। इसमें हम लोग शायद इस सरकार ने या बीजेपी ने जो अच्छा किया उसकी ज्यादा बात नहीं होती, जैसे दलितों की बात हुई है। अब वो खर्ची पर्ची की बात कर रहे थे, मैंने कई वीडियोस मैंने सुने, 5 पॉइंट गिना देता बस उसमें भाई बस एक चीज, सब कई समाज के लोगों के वीडियोस आए, उसमें उन्होंने कहा देखो ये सबसे बड़ी बात ये है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है हमारे घर का, हमारे गांव का लड़का नौकरी पा जाए, और वो हमें मिली है बिना सिफारिश। मैंने सुना किसी को कहा पहले सिर्फ जिसके पास पैसा है वो नौकरी ले सकता था, या तो पहुंच हो या पैसा हो। इस सरकार ने नौकरी दी है ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कुछ क्या हो ना क्या हो, इस बात को तो लोग मान रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने चर्चा की, समीर जी बहुत इस बात पर स्ट्रेस करते रहे, अवधेश जी भी, कि क्या सरकार ने, आज कुछ भी कह सकते हो आप, इसमें बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के काम पर वोट मांगा था? वो ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर इस बात पर बहस ही नहीं हो सकती कि उस पर पार्टी ने को वोट दिया, जब आपने जिस चीज को खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस पर आपने अपना आपने गिनाया नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दूसरे को मिला नहीं। जो मिला है उसको मिला है। और दूसरी बात, ये तो सब लोग कह रहे थे कि भाई खट्टर साहब की या बीजेपी की 10 साल की सरकार में करप्शन के कोई मामले नहीं बने, ये तो है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार के 10 साल के कामकाज को अपना इलेक्शन एजेंडा नहीं बनाया। ये ठीक है। और दूसरा उसका बड़ा कारण 9.5 साल में, 9.25 साल में यदि आप अपना मुख्यमंत्री बदल देते हो तो आपके कामकाज को आप खुद डिनाई कर रहे हो। ठीक है। अब सर आप हाँ। एक लाइन नहीं जा सकता। समीर जी भी जो है शानदार जो है बंडी पहन कर आए हैं। नहीं, तो हमको लगा चंडीगढ़ तो नहीं जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के दो शपथ ग्रहण आपको 5 गिना रहे थे, शॉर्ट में गिना देंगे। मैं सिर्फ 5 लाइन में, देश में सबसे ज्यादा 24 फसलों पर एमएसपी हरियाणा में खट्टर सरकार ने दिया। बिना खर्ची बिना पर्ची जब कहते हैं तो भ्रष्टाचार और पहुंच हरियाणा सरकार ने दिया। जो अराजकता जो दिल्ली और हरियाणा के माथे पर आ जाती, मनोहर लाल खट्टर ने अपने माथे पर लेकर उसे रोक कर रखा। जितने तरह के उत्पाद के साथ, जिनको हम कहते हैं कि नौजवान कहां जा रहा है, तो अग्निवीर को प्राथमिकता में हरियाणा सरकार ने दिया। हरियाणा सरकार ने जाति के आधार पर भेद करना बंद कर दिया कि ये वाला इलाका रोहतक हुड्डा जी होंगे तो होगा, करनाल ये होंगे तो होगा, पूरे हरियाणा में एक बराबर किया। और इंडस्ट्रीज के लिए जो पॉलिसी थी वो सबसे बेहतर की। एक पॉलिसी दुष्यंत चौटाला की वजह से गड़बड़ हुई थी, उसको वापस लेना पड़ा। कांग्रेस अपने किए से हारी या बीजेपी अपने काम से जीती, ये बात है। दोनों फैक्टर तो रहते ही है। अगर हम हारते हैं तो उसमें भी अपनी भूमिका है, और जो जीतता है उसकी भी अपनी भूमिका। बहुत सरल है। देखिए, ऐसा है कि कहावत है अंग्रेजी में कि सक्सेस कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ ब्लंडर्स। हाँ, अगर हमको सफलता मिलती है तो हमारी अनेक गलतियां ढक जाती है। और एक शिकार पर काफी एक लेखक लिखते थे, उन्होंने लिखा है कि मौत के अनेक बहाने होते हैं और जीवन के अनेक सहारे होते हैं। तो लेकिन उनमें से ढूंढना पड़ता है कि अगर मौत समय पर है तो आएगा ही, और निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो ये इस फ्रेमवर्क में चीजों को देखने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा चुनाव के पहले पूरा राष्ट्रीय और देश भर की कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड रही हो,
और जाने के पहले यूनाइटेड रही हो, पार्टी एकीकृत इकाई की तरह काम कर रही हो, नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास रहा हो, और कोई ऐसा आइडियल रहा हो पार्टी का जिसके लिए सब मिलजुल के काम करते हो, तो ये तो हमारा भ्रम है ना। कांग्रेस की दुर्दशा इसी कारण हुई थी कि ये सब चीजें कांग्रेस में थी नहीं। जब आपके सामने कोई आदर्श होता है तो उसके लिए सब लोग समर्पित होकर काम करते हैं। जब सत्ता में जाना प्रमुख लक्ष्य होता है और ये होता है कि हमारी संख्या रहेगी तभी हम ताकत में रहेंगे, तो हर नेता अपने अपने कुछ लोगों को टिकट दिलाने, उसको जिताने, और फिर दूसरे की संख्या थोड़ा कम हो उसमें भी लगते हैं। वो दोनों एक साथ चलता है। हरियाणा में सब अगर व्यवहारिक रूप से देखे तो हुड्डा जी ने अपने लोगों को टिकट दे दिया, सुरजेवाला जी कुछ आए तो चलो इनके 7-8 लोगों को टिकट दे दो, और ये कहना गलत है कि शैलजा जी के भी 8-9 लोगों को टिकट दे दिया। तो इन लोगों ने टिकट आपस में ज्यादा बांटा, और कार्यकर्ताओं की बाकी की जो से सुझाव लेना, उनके अनुसार काम करना, तो उसका एक असंतोष था। लेकिन अगर फिर भी कांग्रेस केवल 8.45% से पीछे रह रही है, तो ये इस प्रकार की हार नहीं है जिसको हम हार कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, उस पर सुने आपने सुन नहीं रहे, हम कह रहे हैं ये इतना वोट लिया है तो उस प्रकार की हार नहीं है जैसी हार क्या पॉइंट जो फैक्ट है ना, जो तथ्यात्मक विवरण के आधार पर जाना चाहिए कि 0.84%, और अगर ये सारा चीजें नौकरी खर्ची पर्ची थी तो 5 लोकसभा चुनाव बीजेपी हार क्यों गई थी? और संघर्ष करना पड़ा था बाकी 2 सीटों पर। और इस समय भी देखिए कि नायब सिंह सैनी सरकार के 8 कैबिनेट मिनिस्टर हारे हैं, 4 मंत्रियों के टिकट काटने पड़े, और उनके विधानसभा अध्यक्ष हारे हैं। मुकाबला टफ था, ये तो सब तो इसलिए कहा, तब दोनों को बैलेंस करना। देखिए कितने वोट से जीते? 16,000 वोट से 16,000 से। तो इसीलिए देखिए इसमें क्या हुआ है इस चुनाव में, जो मैं पहले से कह रहा हूं कि भारतीय ये जो राहुल जो कैंपेन है इस समय देश में, वो दुर्भाग्य से लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस को ये लगा कि ये मुद्दे हैं। तीनों मुद्दे वहां नहीं थे जनता में। पहलमान, किसान और अग्निवीर जवान ये मुद्दे ही नहीं थे। 1107 वोट जो है वो गुरनाम सिंह चन्नी को मिला है। कितने बड़े किसान नेता। और दुष्यंत चौटाला इसीलिए छोड़ के गए थे सरकार, उनकी जमानत जब्त हो गई, 5 में पड़ जाए। एक और बीजेपी के लोग छोड़ के गए थे, वो भी हारे। दुष्यंत के साथ जो हुआ वो तो जाटों की नाराजगी सर। ना केवल वो नहीं गए तो थे दोनों पक्ष। सुनिए, जाट क्यों नाराज हो गए? आप किसान के नाम पर गए थे कि बीजेपी किसानों का साथ नहीं दे रही है, तो चले गए। तो इसे ये थे ही नहीं, कांग्रेस इसमें उलझ गई थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्तरों पर उसके काम थे। बहुत कॉन्फिडेंस होकर चुनाव नहीं लड़ रही थी। किसी नेता से आप बात करते तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जीत के बाद 50 बातें होती हैं, लेकिन अंततः जो उसके कोर इश्यूज हैं, वो कोर इश्यूज वहां काम कर गए। उसमें एक अयोध्या के मुद्दे पर चिढ़ाना, राहुल गांधी की बार बार उस मुद्दे पर अटैक करना, प्रधानमंत्री को अपमानित करना, हिंदुत्व के मुद्दे पर वक्फ विधेयक को लेकर जिस ढंग से सरकार को पीछे करना कि हम होने नहीं देंगे, इन सब से कार्यकर्ताओं के अंदर एक गुस्सा भी पैदा हुआ कि मैं अगर हरा देंगे तो ये सब वही खड़ा हो जाएगा। और जाटों की जो बात करते हैं, जाटों का चारों क्षेत्र, रोहतक, पानीपत और झज्जर, तीनों जिला में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। तो जाट वन साइडेड अगर जाने वाला होता, हम लोग जरूर मान रहे थे। तो आप पानीपत की सुनिए, 6 सीटें हैं, 4 बीजेपी जीती और 1 सीट बीजेपी के विद्रोही जीत गए। केवल 1 सीट ये जीत पाए। रोहतक जैसे सोनीपत में जीते हैं। तो इसका मतलब ये था कि जाटों का भी उस रूप में नहीं था। तो जाट भी इस बार वो नहीं थे। सर आज तो सारी यही चर्चा कांग्रेस ने, सुनिए नहीं, कांग्रेस ने 28 अपने विधायकों के टिकट दिए थे, 15 उसमें से हार गए। रिपीट किया, बीजेपी ने 23 नए चेहरों को उतारा जिसमें से 12 जीते थे। सर टू बी कंटिन्यूड आफ्टर ब्रेक के बाद। यही आज तो यही बात होनी है। सर मैं आता हूं, आपसे शुरुआत करता हूं।